नमस्कार साथियों, आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। दोस्तों, हम अभी खेल और योगा पढ़ रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, हमारा खेल और योगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम दोस्तों इस क्लास में केवल अभ्यास प्रश्न देखेंगे। कौन कौन से संभावित प्रश्न है जो आपके आरएस के मुख्य परीक्षा में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखेंगे, उनका अभ्यास देखेंगे, किस प्रकार से हम करेंगे सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं दोस्तों। अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा यदि आप आरएस या आरपीएससी के जो भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, या इंडिया के और भी जो कंपटीशंस एग्जाम्स होते हैं उन सब की तैयारी कर रहे हो। तो आपके लिए अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि आप यहाँ पे अपने मनपसंद के कोर्स की आप तैयारी ऑनलाइन ही कर सकते हो दोस्तों। तो आपको पूरा कोर्स या कंप्लीट कोर्स खरीदना है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा दोस्तों। ये आपके जो मोबाइल प्ले स्टोर है वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या फायदे होंगे यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हो? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। जिस भी कोर्स को आपने खरीदा है, मान लीजिए आपने यदि आरपीएससी का कोर्स खरीदा है, तो आरपीएससी में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उन सारे सब्जेक्ट्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी दोस्तों। और लाइव क्लासेस के दौरान आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनसे अपने सवाल कर सकते हो। जो जो भी डाउट है वो ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस के दौरान ही आप उन्हें पूछ कर अपनी सॉल्यूशन आप कर सकते हो, समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को। दूसरी जो मुख्य बात है दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि मुझे कहाँ कहाँ या कितना पढ़ने की जरूरत है और कहाँ कहाँ तक मेरा सिलेबस बाकी है। तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप एग्जाम जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाओ। कोई भी एग्जाम जल्दी से जल्दी, देखिए एक ही फंडा होता है कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, उसको डीप से एनालिसिस किया है और पढ़ा है, तो आप किसी भी एग्जाम को आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्रैक कर सकते हो, ये आपकी फैक्ट है। तो आपको अनअकैडमी पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विज दी जाएगी ताकि आप अपने आप का मूल्यांकन कर सको, सुधार कर सको और अपने परफॉर्मेंस को देख सको कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। अनलिमिटेड एक्सेस है, इट मीन्स दोस्तों आपने एक बार कोर्स खरीदा है तो आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार कोर्स खरीदा तो एक ही बार, ऐसा नहीं है, आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो। यहाँ तक कि आप यदि बीच में से भी कोई कोर्स चल रहा है, बीच में से भी आप यदि कोर्स लेते हो तो आपका कोर्स वहीं पे रहने वाला है, यानी स्टार्टिंग से आप उसे देख सकते हो। आपके सारे जो लेसन्स होंगे, सारे जो वीडियो होंगे वो आपके लिए अवेलेबल होंगे दोस्तों। ठीक है, और किसी भी डिवाइस से देख सकते हो दोस्तों। कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है, यहाँ पे बहुत प्रकार के कोर्स उपलब्ध है आपके लिए। 12 महीने का जो कोर्स है वो आपके लिए मात्र 7,000 रुपये में उपलब्ध है। मात्र 7,000 रुपये में आपका 12 महीने का कोर्स। ठीक है, तो यदि आप JL10 कोड इसमें भी यदि अप्लाई करोगे, JL10 ये है दोस्तों रेफरल कोड। ठीक है, याद रखना रेफरल कोड है। और जब भी आप कोर्स खरीदो तो रेफरल कोड जहाँ पे ऑप्शन होगा वहाँ पे ये कोड अप्लाई करें, तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यही कोर्स जो आपको 7,000 में मिल रहा था, आपको 6,300 में यही कोर्स मिलेगा दोस्तों। 24 महीने यानी 24 मंथ का जो कोर्स है वो 8,400 में उपलब्ध है। और यदि इस कोड को आप अप्लाई करोगे, जब रेफरल कोड में आप देखेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यही कोर्स आपको 7,560 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, तो फायदा उठाइए, कोड याद रखें, जब भी कोर्स खरीदे JL10 कोड को अप्लाई करें दोस्तों। अब क्या क्या फायदे होंगे दोस्तों? सबसे पहले देखिए, आपने स्टार्टिंग में बताया जैसे कि लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ये तो है ही। साथ में हर क्लास के बाद में वहाँ पे आपको बटन मिलेगा पीडीएफ का, आपको पीडीएफ का बटन मिलेगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों साथ में ही आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस उसमें होते हैं, डाउट क्लियरिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें केवल और केवल आप प्रश्न पूछोगे अध्यापक से और टीचर केवल उनके आंसर देगा। केवल तो उस क्लास में केवल यही बातें होगी, आपके प्रश्न और आंसर, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रत्येक 2-3 चैप्टर के बाद में आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे से अच्छा आपको प्रिपेयर करने के लिए
अनअकैडमी आपके लिए हमेशा तैयार है, तो आप जुड़ सकते हो, उसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। ज़्यादा फीस नहीं है। आप यदि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको फीस बहुत कम देनी पड़ती है, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत लंबा होता है दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे, तो आप जिस भी टीचर में आप कंफर्टेबल फील करते हो, समझ में यदि आपको आता है जिस भी टीचर से, तो उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों फ़ायदा है। आज हम पढ़ते हैं खेल और योगा के अभ्यास प्रश्न। हमने खेल और योगा को, देखिए शुरुआत से हम देखते हैं कैसे पढ़ा और कब तक पढ़ा है हम लोगों ने। तो हमने मिक्स पढ़ा है, खेल और योगा दोनों की क्लासेस ली है, आपको पता होगा। और आप जुड़े हमारे साथ में, स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उनकी तमन्नाएं, उनकी जो भावनाएं थी वो जुड़ी हुई क्लासेस के साथ में। ठीक है, तो उसी की वजह से प्रेरणा मिली और मैं कंटिन्यू आगे काम कर रहा हूँ आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी यूनिट्स आपको पढ़ाऊँ वो सारी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाए, तो ये पूरा प्रयास मेरा रहेगा। तो ठीक है, साथ में हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अब अभ्यास प्रश्न भी देखिए कि आपको किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम में, और आपको एग्ज़ाम से पहले लिखने की प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है। तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों। केवल पढ़ना 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 ये काफ़ी नहीं है। आपको आपको जैसा पता है कि आरएस की मुख्य परीक्षा में आपको लिखना होता है, आपको समझाना होता है अच्छी तरीके से, और आपकी भाषा शैली, आपकी लेखन शैली सारी अच्छी होनी चाहिए। और जितनी लेखन शैली और भाषा शैली आपकी अच्छी है और कंटेंट जितना अच्छा है आपका, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम साथ में क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। खेल और योगा के आज केवल अभ्यास प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस पूरे वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, और उदाहरण के तौर पर जो आंसर है वो मैं पहले प्रश्न में दे रहा हूं। उसके बाद में सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको खुद को लिखने हैं, उनके आंसर आपको खुद को लिखने हैं। और जो आप आंसर लिखोगे वो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। तो मैं चेक करूंगा कि आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, क्या क्या आपने लिखा है और क्या क्या लिखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है और उसके अनुसार उसको समझना है किस तरीके का फॉर्मेट है, क्या क्या आपको पॉइंट्स लिखने हैं, तो समझना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमने खेल और योगा में, हमने खेलों में अंतिम जो पढ़ा है वो है पैरालंपिक खेल, और उसी का दोस्तों एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है दोस्तों। पैरालंपिक खेलों को समझाए तथा इन खेलों में भारतीयों की भागीदारी को संक्षेप में बताएं। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एक बनता है। पैरालंपिक खेलों को समझाए तथा इन खेलों में भारतीयों की भागीदारी को संक्षेप में बताएं। दो भागों में आपके क्वेश्चन इसको तोड़ सकते हैं। एक तो पैरालंपिक खेल क्या है उनके बारे में जानकारी देनी है, दूसरी भारतीयों की इसमें भागीदारी क्या रही है, यानी कि भारत ने इन खेलों में क्या क्या भूमिका निभाई है। तो देखिए आपने क्लास में पढ़ा होगा, पैरालंपिक खेल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की, असक्षम या अक्षम व्यक्तियों की खेलों में सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। तो डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखनी है कि पैरालंपिक खेल होते क्या है। तो खेलों में सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, लेकिन किनके लिए? जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से क्या है, अक्षम या फिर अपंग है, या फिर क्या अशक्त लोग हैं, उनके लिए जो प्रतियोगिता की जाती है खेलों में, और सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता है वो है पैरालंपिक। इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन देख के समझाना है प्रश्न के अनुसार। उसके बारे में फिर उसके बाद में आप जानकारी दीजिए पैरालंपिक खेलों का विकास किस प्रकार से होता है, तो थोड़ी बहुत आप जानकारी दे सकते हो, क्योंकि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, इनकी शुरुआत लुडविन गुटमैन के प्रयासों से 1948 में हुई, लेकिन इसकी जो वास्तविक शुरुआत हुई वो रोम के 1960 में हुए ओलंपिक से मानी जाती है। अब तक 15 पैरा ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं। 15वां संस्करण दोस्तों 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जिसमें चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये होगी हमारे पहला पैरा ओलंपिक के बारे में जानकारी। ठीक है,
तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इतना लिख सकते हो, 3 से 4 लाइन लिख सकते हो, इसे शॉर्ट में बना के भी लिख सकते हो। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पैरालंपिक खेल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सबसे बड़ी खेलों में प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत दोस्तों लुडविन गुटमैन के प्रयासों से हुई। जरूर मेंशन करना क्योंकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। वास्तविक शुरुआत जो मानी जाती है 1960 के रोम ओलंपिक से मानी जाती है। अब तक 15 पैरालंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं। 15वां संस्करण हाल ही में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जिसमें चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब भारतीयों की भागीदारी कैसी रही है? भारत की पैरालंपिक खेलों में यदि आपको याद होगा तो शुरुआत 1960 के रोम के ओलंपिक से हुई है। जब से इसको आधुनिकता मिली या आधुनिक रूप जो मिला है पैरालंपिक खेलों को, वो भी रोम ओलंपिक से मिला है, तब से भारत की भागीदारी हुई है। और अब तक भारत के खाते में कुल 12 पदक आ चुके हैं। अब तक भारत के खाते में कुल 12 पदक आ चुके हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हाल ही में 15वें खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 43वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये है भारतीयों की भागीदारी। इस प्रकार से यदि आप लिखोगे तो आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। पैराग्राफ में लिखना है, सबसे पहले पैरालंपिक खेलों के बारे में जानकारी देनी है, तो फर्स्ट पैराग्राफ उसके बारे में आपने जानकारी लिखी है। उसके बाद में भारतीयों की भागीदारी किस प्रकार से रही है, तो आपको थोड़े फैक्ट बताने हैं, फैक्ट के साथ में आपको समझाना है, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए आंसर, ऐसा नहीं कि केवल फैक्ट होनी चाहिए, तो फैक्ट के साथ में बैलेंस आंसर होना चाहिए, थोड़ा समझाना भी चाहिए किस प्रकार से हुआ है। अब इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हो। यदि देखिए आंसर तो ये आपका सही है बिल्कुल, इस प्रकार से लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अब इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे कुछ फैक्ट यदि आपको ऐड करने हैं, जैसे प्रथम व्यक्ति जो थे भारतीय व्यक्ति जिसने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था, वो थे मुरलीकांत पेटकर, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरे जो लिख सकते हो कि ये जो 15वां खेल जो आयोजित हुआ, इसमें किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते, तो आप लिख सकते हैं मरियप्पन थंगावेलु, ये उदाहरण दे सकते हो कि हाल ही में 15वें खेलों में इन खिलाड़ियों ने पदक जीते, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर हमारे देवेंद्र झांझड़िया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर हमारी दीपा मलिक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर एक और जो बचे हुए इन्होंने माफ कीजिएगा, स्वर्ण रजत पदक इन्होंने जीता है। और अंतिम जो है वरुण, ये भी ऊंची कूद के खिलाड़ी, और मरियप्पन थंगावेलु भी ऊंची कूद के खिलाड़ी जो है, इन्होंने कांस्य पदक दोस्तों जीता है। तो ये आप एग्जाम्पल भी अंत में आप दे सकते हो, 4 नाम दे सकते हो, कुछ फैक्ट ऐड कर सकते हो, ताकि आपको ऐसा है कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको 5 लाइनें मिलने वाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन। अब 5-6 लाइन में आप कितने फैक्ट ऐड कर सकते हो और कितना अच्छी तरह से समझा सकते हो, ये आपकी जो है आपकी मानसिकता या फिर आपकी जो कहते हो मानसिक जो आपकी जो शक्ति होनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से आप परफॉर्मेंस बता सकते हो एग्जाम में 5 लाइन के अंदर अपना परफॉर्मेंस किस प्रकार से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है, लेकिन जो फैक्ट है, जो बेसिक्स है, वो तो आपको लिखनी है। अब उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आपकी जो क्रिएटिविटी कैसी है, वो आप उसमें दिखा सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को आप 2 तरीके से भी बता सकते हो। एक तो आप पैराग्राफ में लिखकर बता सकते हो, दूसरा जो है वो आप पॉइंट या हेडिंग डालकर बता सकते हो कि पैरालंपिक खेल, इस प्रकार से हेडिंग डालकर आप उसे पॉइंट में भी बता सकते हो, 3-4 पॉइंट। फिर आप भारतीयों की भागीदारी, तो इस प्रकार से हेडिंग डालकर फिर आप 3-4 पॉइंट में बता सकते हो। तो इस प्रकार से भी आंसर आप लिख सकते हो। तो दोनों ही तरीके आपके सही है, कोई भी गलत नहीं है, बस आपका समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपके बेसिक्स जो आने चाहिए, जो आपके आंसर में रिक्वायर्ड है, क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है इसमें जो रिक्वायर्ड है, वो जानकारी आपको देनी है। और एग्जामिनर को लगना चाहिए कि फैक्ट भी अच्छे होता है और समझाया भी अच्छे तरीके से है। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है दोस्तों। ये पहला जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर आपको बताया है। अब आपके लिए पूरी एक लिस्ट है जो आपके संपूर्ण खेल और योगा को आपको कवर करेगी। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे या फिर आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो
तो आपको इनको नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ाए हैं या फिर जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसीलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि कुछ जानकारी आपको खुद को या स्वयं को भी इकट्ठा करनी है। आपको भी थोड़ा रिसर्च करना है, रिसर्च करके आपको खुद में डेवलपमेंट करना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। जब तक खुद पीछे नहीं भागोगे कंटेंट के पीछे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सर्च करने हैं और उनका आंसर खुद को आपको लिखना है एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके हैं जो पढ़ चुके हैं हम, ओलंपिक खेलों से आप क्या समझते हैं। पहला तो हमने पढ़ा पैरालंपिक खेल क्या थे। अब दूसरा इसी प्रकार का है, ओलंपिक खेलों से आप क्या समझते हैं और भारत की ओलंपिक में भागीदारी क्या रही है, उसे संक्षेप में आपको बताना है दोस्तों। ओलंपिक खेलों से आप क्या समझते हो, थोड़ा ओलंपिक के बारे में बताएं, थोड़ा विकास किस प्रकार से हुआ है एक दो लाइन में वो बताएं, फिर भारत की ओलंपिक में भागीदारी किस प्रकार से रही है ये आप बताएं। इंडिविजुअल आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ओलंपिक खेलों के विकास को संक्षेप में बताएं। अब दोस्तों किसी को याद होगा कि ओलंपिक खेलों के विकास में सबसे मुख्य योगदान किसका रहा है दोस्तों। किसी को पता होगा, पियरे डी कोबार्टिन फ्रांस के व्यक्ति जिनका योगदान बहुत अच्छा रहा है, तो उनको आप मेंशन जरूर करें ओलंपिक खेलों के विकास में। और पैरालंपिक में अगर लिखोगे तो गुटमैन का नाम ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। उनका नाम लिखिए। फिर विकास में आपको अवयव लिखने, कौन कौन से अवयव जोड़े गए कि प्राचीन खेल कैसे होते हैं, उसके बाद में आधुनिक रूप मिला, उसके बाद में कौन कौन से अवयव जोड़े गए, जो अवयव मैंने आपको बताए हैं खेलों के विकास में, ओलंपिक खेलों के विकास में, जैसे मशाल, ध्वज, गान, शुभंकर, इस प्रकार से जो भव्यता बताई गई है, ठीक है। तो ये भी आपको आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ है वो आपको चरणबद्ध तरीके से आपको बताना है। खेलों में चोटों से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। खेलों में चोटों से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये आपको मैंने स्पोर्ट्स वाली यूनिट में आपको मैंने बताया है, वीडियो जाके देखें। और सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस है, उसके साथ साथ में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। प्रश्न पत्र आपके हमेशा बैलेंस आएगा, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल प्रश्न पत्र आएगा नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपके 90% आपको पेपर आपको देखते ही आ जाएगा कि मुझे पूरा प्रश्न पत्र आ रहा है। और लगभग सारे स्टूडेंट को प्रश्न पत्र है वो आ जाता है। कुछ एक जो होते हैं प्रश्न पत्र जो थोड़े टफ दे दिए जाते हैं या क्वेश्चन सीधे थोड़े हटके दिए जाते हैं सिलेबस से बाहर, तो वो हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो देखते हैं स्टूडेंट को और सभी को आते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आते होंगे, लेकिन डिपेंड करता है लिखना कैसा है, समझाया कैसा है, उस पर मार्क्स आते हैं। एवरेज मार्क्स सबके आ जाएंगे दोस्तों, निश्चिंत रहें, क्योंकि प्रश्न जो आएंगे इतने टफ नहीं आते हैं। आप लिख सकते हो, हर एक क्वेश्चन के बारे में आप लिख सकते हो, लेकिन लिखना किस प्रकार से है ये आपको की पॉइंट आपको ध्यान रखना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है, इस पर आपके डिपेंड है। पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक उपचार क्या है, इसके उद्देश्यों को संक्षेप में बताएं। प्राथमिक उपचार क्या है ये हमने पढ़ा है, और इसके उद्देश्य क्या है, यानी प्राथमिक उपचार देने के पीछे क्या उद्देश्य है कि प्राथमिक उपचार दिया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने वाला है। अस्थि भंग क्या है, हमने चोट तीन प्रकार की पढ़ी है, मुलायम ऊतक की चोट, अस्थि भंग और अस्थियों के विस्थापन या फिर अस्थियों के जोड़ों की चोट। तो तीन प्रकार के हमने पढ़े हैं। तो अस्थि भंग क्या है ये आपसे पूछा गया है, और अस्थि भंग के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े हैं, जैसे कि सरल अस्थिभंग, संयुक्त अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, ग्रीन स्टिक अस्थिभंग या कच्ची अस्थिभंग, आघात अस्थिभंग या पचड्डी अस्थिभंग, बहुखंड अस्थिभंग, और एक दो और है आड़ा तिरछा, ये इस प्रकार की है तो वो भी इसमें ऐड कर लेना। तो अस्थिभंग के प्रकारों को आपको लिखना है, ठीक है, उसको समझाना भी है एक दो लाइन में। जोड़ों के विस्थापन तथा अस्थियों की चोट के प्रबंधन हेतु उपाय बताएं। जोड़ों के विस्थापन यानी जोड़ों की जो चोट होती है, हड्डियां जो लॉक से खुल जाती है, और अस्थियों की चोट होती है, जैसे अस्थि भंग हो गई,
और इन प्रकार की चोटों के प्रबंधन या फिर चोटों के उपचार हेतु क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इनके बारे में आपको बताना है। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 में भारत के प्रदर्शन पर टिप्पणी करिए। पढ़ चुके हैं, और यदि नहीं पता है तो सर्च करके लिखें कौन किन दो खिलाड़ियों ने हमारे पदक जीते हैं। यदि आपको याद होगा तो हमारी एक तो है साक्षी मलिक और दूसरे है हमारे पीवी सिंधु। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और इन्होंने रजत पदक जीता है दोस्तों। ये है हमारे कुश्ती के खिलाड़ी और ये है हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी। अब इसके बाद में आपको कुछ और फैक्ट लिखने हैं, जैसे कि जो है दीपा कर्माकर, इन्होंने जो इनका योगदान, क्योंकि ये फाइनल तक चौथे स्थान पर रही थी, तो इनका नाम भी लिखना चाहिए दोस्तों। और क्या क्या इसमें योगदान रहा है, प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है, सर्च करिए और लिखने का प्रयास करो। आंसर लिखने का अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करो। थोड़ी जानकारी दो स्टार्टिंग में कि रियो डी जेनेरियो ओलंपिक कब कौन सा संस्करण था, कौन कौन से खेल इसमें आयोजित हुए। थोड़ी एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद में भारतीयों का प्रदर्शन कैसा रहा है, और अच्छे अच्छे फैक्ट लिखकर उसे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करो। अब ये आपको सर्च करना है दोस्तों, ये आपको सर्च करना है राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी संस्थान नाडा। ठीक है, जो डोपिंग की जाती है खेलों में, क्योंकि स्तर या प्रदर्शन को सुधारने के लिए खिलाड़ियों द्वारा जो तरह तरह के जो सेवन किए जाते हैं, उनके विरुद्ध हमारी जो संस्था है भारत में, राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी संस्था, और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विश्व डोपिंग निरोधी संस्था, जिसे वाडा कहते हैं, WADA, और नाडा NADA, तो इनके बारे में आप बताएं। और ठीक है, इनकी जो स्थापना कब हुई ये आप बताएं, थोड़ी बहुत संस्था बताएं, संगठन बताएं, और इनके प्रमुख कार्य क्या क्या है, इनके बारे में भी आप चर्चा करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है, नोट कर लेना दोस्तों। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान तथा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान के बारे संस्थान के कार्य और उनके उद्देश्यों को बताएं दोस्तों। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कोई कमेंट करके मुझे बताएं। ये क्वेश्चन यदि आपने पहला वीडियो देखा होगा, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। अब साई के अंडर में दो खेल संस्थान हैं, दो खेल संस्थान या खेल प्रशिक्षण केंद्र है। ये दो खेल प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान और लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान। अब इन दोनों का कार्य क्या है, क्यों इन दोनों की स्थापना की गई है, और इनका कार्य क्या है खेलों के विकास में, तो इनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, लिखना है, उद्देश्य बताना है आपको दोस्तों। 11वां प्रश्न है, मुलायम उत्तक की चोटें, अस्थि भंग तथा अस्थि विस्थापन के किन्हीं चार चार प्रकारों को उल्लेख करें। मुलायम उत्तक की चोट, अस्थि भंग और अस्थि विस्थापन के किन्हीं चार चार प्रकारों को आपको बताना है। क्योंकि मैं आगे आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। आपको समझाना है चार चार प्रकार की मुलायम उत्तक की कौन सी चोटें हैं, चार प्रकार की लिखे, अस्थि भंग कौन कौन से चार प्रकार है, और अस्थि विस्थापन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको बताना है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यों तथा इनकी उपलब्धियों को बताएं दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण का कार्य क्या है, क्योंकि ये भारत में खेलों के जो है सर्वोच्च संस्थान है, तो इसका कार्य क्या है खेलों के प्रति, और इनकी उपलब्धियां कैसी रही है अब तक, साई ने क्या क्या खेलों में विकास करने के लिए इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई है, तो इनकी उपलब्धियों को आपको बताना है। भारत की खेल नीतियों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। कोई कमेंट करके बताए कि भारत में कौन कौन से खेल की नीतियां अब तक आ चुकी है, खेल की नीतियां कौन कौन सी अब तक आ चुकी है, तो कोई कमेंट करके मुझे जल्दी से बताए। और कौन कौन से उसमें प्रयोजन थे, कौन कौन से बिंदु थे, क्या क्या उद्देश्य थे,
क्या लक्ष्य थे, तो ये की पॉइंट आपको बताने हैं और लिखने का प्रयास करें। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के कार्यों तथा उनकी उपलब्धियों को संक्षेप में बताएं। अब राजस्थान में सबसे बड़ी जो खेल संस्थान है वो है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। अब इनके कार्य कौन कौन से हैं और इनकी उपलब्धियां कैसी रही है, यानी कि राजस्थान में खेलों के विकास में इस संस्थान का क्या योगदान रहा है, इसको आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है, खेलों से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, कथन को समझाएं। बिल्कुल, खेलों से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। आपका चरित्र का निर्माण होता है, किस प्रकार से होता है, ये आपको खेलों में किस प्रकार से होता है, इसको आपको लिख के बताना है दोस्तों। खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों दिए जाते हैं आखिर खिलाड़ियों को पुरस्कार, और इनका उद्देश्य क्या है पुरस्कार देने के पीछे। यदि नहीं दिए जाए पुरस्कार तो क्या नुकसान होगा, और यदि दिए जाते हैं पुरस्कार तो इससे फायदा क्या होता है दोस्तों। दिमाग लगाइए और आंसर बताइए, लिखिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। 17 जो है प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों का वर्णन करें। कौन कौन से दिए जाते हैं यदि आपको याद होगा तो एक तो है महाराणा प्रताप पुरस्कार, दूसरा जो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, और तीसरा जो है वो है दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार। राजस्थान का बड़े से बड़ा कौन सा है दोस्तों, महाराणा प्रताप पुरस्कार। फिर जो है दिया जाता है प्रशिक्षकों को, जो क्वेश्चन आपके आ चुका है पिछले साल वशिष्ठ पुरस्कार के बारे में, और तीसरा जो है खेल रत्न पुरस्कार। इनके बारे में लिखो और थोड़ी जानकारी दो, ठीक है। खेल के महत्व पर प्रकाश डालिए। खेल का क्या महत्व है दोस्तों, आपके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में खेल का क्या महत्व है, बताइए इसका आंसर। व्यक्ति के जीवन पर, समाज पर, हमारे देश के विकास पर किस प्रकार से खेलों का जो है योगदान रहता है, या फिर खेल का क्या महत्व है भारत के, व्यक्ति के, समाज के हर क्षेत्र में खेल का क्या महत्व है दोस्तों। खेल क्या, सॉरी माफ कीजिए, योग क्या है और योग का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, समझाएं। योग क्या है और योग का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। यदि आपने क्लास ली है तो आपको पता होगा योग क्या है दोस्तों। योग किस शब्द से बना हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है, जुड़ना और मिलना। वापिस आप वापिस आप मेमोराइज करिए, देखिए आप अपने जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको वापस लाने का या आउटपुट देने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में आपको आउटपुट देना है। जो भी पढ़ा है उसको वापस यहाँ पे लाना है सामने, तो आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। इसी प्रकार से याद किया और किसी के सामने आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो कि मैंने ये पढ़ा, और फिर उसके सामने आप बता सकते हो सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इस प्रकार से आप रोज की प्रैक्टिस करो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके उंगलियों पर तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आपकी डेली लाइफ में आपको इसको लेना है, रटने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। यदि रटने बैठ जाओगे तो आपको पूरा सिलेबस में आपको कुछ एक टॉपिक ही आप रट पाओगे, उसके बाद में आपको भार लगने लगेगा आपके मस्तिष्क में। इसलिए जरूरी है कि आप समझो और रोज उसकी लिखने की प्रैक्टिस करो, याद करो और प्रैक्टिस करो लिखने की। इससे क्या होगा, आउटपुट होगा, इनपुट होगा, इनपुट होगा, आउटपुट आपका जो होगी, प्रैक्टिस होती रहेगी और आपकी फिर ये आदत पड़ जाएगी, हैबिट, ठीक है। योग के प्रकारों का उल्लेख करें। योग के प्रकारों का ये मैंने पढ़ाया नहीं है दोस्तों, और इसका वीडियो अंत में मैं जल्द ही बताऊंगा आपके योग के प्रकार कौन कौन से हैं। योग के प्रकार जैसे कि हठ योग, राजयोग, ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे जो योग के प्रकार है वो सारे हम एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप सर्च करके भी लिखना चाहते हो, यदि नोट्स बनाना चाहते हो अपने, तो आप प्रयास करें, खुद का भी अपने स्तर पर प्रयास करें, ठीक है। योग के अंग कौन कौन से हैं, यानी कि अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा है। 8 अंग जो बताया है महर्षि पतंजलि ने, उन 8 अंगों को आपको लिखना है। योग एक भारतीय विरासत है, कथन को स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से आप कह सकते हो कि योग एक भारतीय विरासत है, तो आपको तथ्य मैंने बताए हैं, तो उनको चरणबद्ध तरीके से आप लिखकर बताएं कि योग भारतीय विरासत है। तो किस प्रकार से जो आप प्राचीन हमारी सभ्यता है पूर्व वैदिक काल से, वहां से स्टार्ट करें,
पूर्व वैदिक काल से वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल, फिर हमारा जो होगा सूत्र काल, स्मृति काल, काव्य काल जो है वो आपको चरणबद्ध तरीके से मैंने आपको बताया है, तो उसे आप तरीके से समझे और उसमें फैक्ट कौन कौन से लिखने हैं वो आपको बताना है। प्राणायाम क्या है? प्राण धन आयाम, और प्राणायाम के किन्हीं 4 प्रकारों को आपको उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आसन क्या है और आसन के किन्हीं 4 प्रकारों का उल्लेख करें। इंपॉर्टेंट है। आसन और प्राणायाम के लाभों पर चर्चा करें। आसन और लाभ, आसन और प्राणायाम के दोनों के लाभ क्या है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन लिखने का प्रयास करें। दोनों को अलग अलग तरीके से भी समझे, और ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपके प्राणायाम में आपके मुख्य रूप से श्वसन तंत्र और आंतरिक अंगों पर ज़्यादा प्रभाव अच्छा ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन इससे आपके जो होता है शरीर भी मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, और अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। जैसे आपके जो होते हैं, एक तो शांत करने के लिए आसन जो होते हैं, एक दूसरे होते हैं संवर्धनात्मक आसन, जिससे आपकी जो होती है शारीरिक वृद्धि होती है, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में अलग अलग भागों में जो वृद्धि होती है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है, तो वो होते हैं संवर्धनात्मक आसन। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं ध्यानात्मक, यानी कि ध्यान करने के लिए जो आसन किए जाते हैं। प्राणायाम के प्रकार आपको पता ही होगा, सूर्य भेदी, अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं, फिर उज्जैनी हो गया, फिर आपके शीतकारी, शीतली, मूर्छा, या जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो ये सारे प्रकार आपको लिखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को हम मनाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है, अब तक कितने योग दिवस आयोजित हो चुके हैं, और अभी हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और कहाँ पर भारत में इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, ये भी आपको लिखना है। उसकी थीम क्या है वो भी आपको बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है वो दोस्तों अलग है, इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करें, सर्च करें और जानकारी इकट्ठा करें। सूर्य नमस्कार के चरणों को संक्षेप में बताएं तथा इनके लाभों का भी उल्लेख करें। एक प्रकार के आपके आसन है, एक प्रकार से योग है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के जो भी चरण है इस प्रकार से किया जाता है, तो उनके चरणों को संक्षेप में बताना है और उनके लाभों को भी बताएं दोस्तों। योग के विकास में महर्षि पतंजलि के योगदान का वर्णन करें। इनका सबसे पहले तो आपको याद होगा योग सूत्र जो है इनका काव्य, उसमें इन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया था, और अष्टांग योग में 8 अंग इन्होंने बताया है। यदि किसी को पता ही होगा, अब तक तो बहुत बार रिवाइज हो चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। और दूसरा जो है हमारा षड दर्शन, षड दर्शन में योग का आपको एक 6 में से एक जो दर्शन है वो है योग, और योग के प्रवर्तक जिन्हें माना जाता है वो है महर्षि पतंजलि दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इनका योगदान क्या रहा है उनके बारे में उल्लेख करें। महर्षि पतंजलि ने योग को क्या कहा था दोस्तों? योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है। याद रखिए दोस्तों इनके बारे में। खेलों के विकास पर चल रही किन्हीं 4-5 योजनाओं का संक्षेप में वर्णन करें। खेलों के विकास पर भारत में चल रही किन्हीं 5 योजनाओं का संक्षेप में वर्णन करें। को भी आपको सर्च करना है और लिखने का प्रयास करना है। ठीक है। भारत तथा राजस्थान की किन्हीं 4 खेल संस्थाओं का संक्षेप में उल्लेख करें। खेल संस्थाएं जैसे कि हमारे क्रिकेट के लिए अलग संस्था है, हमारी फुटबॉल के लिए अलग संस्था है, हमारे जो अलग अलग तरीके के खेल हैं सबके लिए अलग अलग संस्था है। तो इन्हीं में से किन्हीं 4 संस्थाओं का आपको नाम लिखना है। इनका मुख्यालय क्या कहाँ पे है, इनका कार्य क्या है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी लिखनी है और संस्थाओं के नाम आपको बताने हैं। तो ये है आपके दोस्तों संभावित जो प्रश्न है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आरएस के, तो आपके एग्जाम में आने लायक है दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है। तो ये तो आपके देखिए क्वेश्चंस इसमें से तो आएंगे ही। अब कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े अलग से हो सकते हैं, आपको कोई कोट्स दिया जा सकता है उसके बारे में, योग के बारे में या खेल के बारे में। तो यदि आपने बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो।
तो इसलिए आपको बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये सारा जो कंटेंट मैंने बताया है वो आपका बेसिक है, आपका आधार है, और इसी आधार पे आप यदि क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के यदि पूछते या पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हो, आप समझ सकते हो, अपनी थॉट को, प्रोसेस को वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक पढ़ना है और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी से प्रैक्टिस होगी तो आपका लक्ष्य आपको नज़दीक दिखेगा दोस्तों। आपको पता लगेगा कि हमारा जो मुख्य परीक्षा है इसका स्तर क्या है, पिछले साल के प्रश्न पत्र भी देखें, इसका स्तर क्या है और उसमें क्या किस प्रकार से आपको लिखना है, क्या क्या फैक्ट आपको रिक्वायर्ड होते हैं, एक एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, आपका आंसर राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, फॉर्मेट कैसा लिखने का होना चाहिए, वो सारी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। प्रीलिम्स की बात की जाए तो दोस्तों प्रीलिम्स में भी आप ध्यान रखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग है, किन किन सब्जेक्ट को पकड़कर आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स आपके लिए टफ नहीं है दोस्तों। प्रीलिम्स इसलिए टफ नहीं है क्योंकि आपकी जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ज़्यादा कम है। कट ऑफ इतनी कम जाती है कि हर एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट कट ऑफ को पार कर सकता है। यदि उसका एक भी सब्जेक्ट अच्छा है तो वो आसानी से क्रैक कर सकता है आर एस की प्रीलिम्स में। यदि किसी का करंट अफेयर्स अच्छा है तो वो बोनस ला सकता है करंट अफेयर्स में। यदि किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी है तो इकोनॉमिक्स में लीड कर सकता है। यदि किसी की साइंस अच्छी है तो साइंस में लीड कर सकता है। और मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो वो उसमें कवर कर सकता है। दूसरी जो है वो है दोस्तों जिसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इसमें भी कवर कर सकता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट बनाइए जिसमें, या फिर राजस्थान की हमारी देखिए आर्ट एंड कल्चर और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, यदि कुछ एक जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा जो आपके मजबूत होंगे, तो आप लीड करोगे उन क्षेत्रों में जहाँ पे अन्य स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो एवरेज 2 मार्क्स आपके आ जाएंगे हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट में से आप क्वेश्चन सही करोगे और उसके अलावा आपको कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर आपको करना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स बहुत ईजी है। यदि आप इकोनॉमिक सर्वे भी अच्छी तरीके से पढ़ते हो या करंट अफेयर्स भी अच्छे तरीके से 2-3 पढ़ते हो, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स, रीजनिंग और एक कोई भी सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ लो तो भी आपकी प्रीलिम्स आपके निकल जाती है। फिर बात आती है मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में केवल और केवल देखिए आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस की जब से स्टार्ट करो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं खुद के और उसकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की। तो रोजाना ये अभ्यास करें कि मैं 3-5-6 घंटे पढ़ूंगा और उसके बाद में 2-3 घंटे में लिखने का प्रयास करूंगा। रोजाना 5-6 घंटे पढ़े और 1-2 घंटे या 2-3 घंटे लिखने का प्रयास करें, नोट्स बनाने का। फिर आप देखिए कि आपको एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आपको एग्ज़ाम का स्तर ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो जुड़े रहे दोस्तों, इसी प्रकार के जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपका जो है सहयोग है, आप जो जिस प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहे तो वो हमारे लिए बिल्कुल प्रेरणादायक है। तो इसी प्रकार से जुड़े रहें दोस्तों, और अन्य जो छात्र हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी शेयर करें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे आप दे सकते हो और आंसर लिखे और मुझे आप वहाँ पे आप लिख कर बता सकते हो। यदि आपको कंप्लीट कोर्स लेना है दोस्तों, आरएस का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। साथ में देखिए आरपीएससी यदि आप सब्सक्राइब करोगे आरपीएससी कोर्स, तो उसमें राजस्थान के सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आरएस के रीट, पटवार वगैरह आपके टीचिंग के और पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो यदि आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप मेरा कोड याद रखिए JL10, इसे अप्लाई करें ताकि आपको इसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी कोर्स खरीदे याद रखें JL10 कोड अप्लाई करें। चलिए दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।